दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम का जो नया सिलेबस आउट हुआ है, उस नए सिलेबस में जो हमारा थर्ड सेक्शन है, जो थर्ड सब्जेक्ट है, ये है साइकोलॉजी। तो आज का जो पूरा सेशन है, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, तो आज का जो पूरा सेशन है ये साइकोलॉजी पर ही आधारित है। और इसमें हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे साइकोलॉजी के बारे में, आपको इसे क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ गया है कि भाई आयोग चाहता है कि हम इस 8 अलग-अलग सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना माने, चैप्टर्स माने। तो नए स्टूडेंट्स भी इस बात पे ध्यान दें कि आपको इसे 8 अलग-अलग चैप्टर के तरीके से पढ़ना है, 8 अलग-अलग पाठ के तरीके से पढ़ना है। किस सब्जेक्ट के 8 चैप्टर्स हैं? ये है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के 8 नए-नए चैप्टर्स हैं। अच्छा, पहली बात मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस हमारा आउट हुआ है, आयोग ने इस सिलेबस को बहुत ही सोच समझ के बनाया है। इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक जो उस टाइप के हैं वो कहेंगे कि सिलेबस को बहुत ही अनऑर्गेनाइज़ तरीके से डाल दिया है, कुछ भी डाल दिया गया है। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में आएगा कि ये जो सिलेबस है, वो पूरी की पूरी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल पर आधारित है। इसे बहुत सोच समझ के बनाया गया है और अब तक यूपीपीएससी में ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं बनाया गया है जो इस तरीके का स्पेसिफिक हो, है ना? क्योंकि अगर आप यूपीपीसीएस का सिलेबस देखो, तो उसमें ऐसा कोई एक जॉब नहीं है, एक ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। उसमें ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं और उन हर एक पोस्ट के अलग-अलग काम है, उनका अलग-अलग जॉब प्रोफाइल है। इसीलिए उस सिलेबस को एक जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से बनाया गया है और हमें आदत भी वही है। अगर आप आरओ-एआरओ की बात करो, इसका भी सिलेबस क्या है? बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया गया है ताकि किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट उसमें उनको समझने में आसानी हो, ठीक है? तो आरओ-एआरओ का भी सिलेबस बहुत ही सामान्य है, लेकिन जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, इनका जॉब प्रोफाइल बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशेष है। तो उसी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही सिलेबस बनाया गया है। हालाँकि है तो बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है, राइट? लेकिन काफ़ी स्पेसिफिक है और अब तक हमें यही आदत है कि पूरा इतिहास दे दिया जाए, पूरा भूगोल दे दिया जाए। इस तरीके से दे दिया जाए तो हमें पढ़ने में आसानी लगता है। लेकिन इसमें इतिहास में भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को उठा के देखो, जो हमारे पेपर 1 का सेक्शन है, उसमें भी आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है। बहुत ही विशेष चीज़ें पढ़नी है। पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इसीलिए ये सिलेबस को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ओके? लेकिन ये है कि ये बहुत स्पेसिफिक है। आपके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से ही इसे बनाया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफ़ेसर शिवम पांडे आपका स्वागत करता हूँ द ऑफिसर्स पॉइंट पर। देखिए, ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइकोलॉजी अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है। साइकोलॉजी उनको सिर्फ़ इतना पता है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। लेकिन उसमें पढ़ना क्या होता है, वो उन्हें पता नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में मैं इसको बहुत आसान तरीके से डिकोड करूँगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरे इस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है ये। और पहले लेक्चर में मैंने सोशियोलॉजी के बारे में डिस्कशन किया था इन डिटेल, जो कि आप सबको बहुत पसंद आया है। और इस दूसरे लेक्चर में मैंने एंथ्रोपोलॉजी को डिकोड किया हुआ था और ये है हमारा तीसरा लेक्चर, ये है साइकोलॉजी के बारे में। मैं क्या करूँगा, मैं इसी तरीके से जितने 8 सब्जेक्ट्स हैं, उन सब का एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊँगा ताकि सबसे पहला जो आपका स्टेप है, किसी भी विषय को पढ़ने का, उस विषय को समझना, ये पहला स्टेप है ताकि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ जाए, ओके? तो जिस तरीके से मैं हर एक सब्जेक्ट को कुछ डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड करता हूँ, इकाइयों में बाँटता हूँ, उसी तरीके से साइकोलॉजी को भी मैंने 5 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। 5 मॉड्यूल में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को मैंने 5 मॉड्यूल में बांटा हुआ है। वो एक-एक करके हर मॉड्यूल के बारे में समझते हैं। जो पहला मॉड्यूल है, वो क्या है? ये है बेसिक्स, ठीक है? ये है मनोविज्ञान का अर्थ, ये पहला है। मनोविज्ञान का अर्थ, विधियां, विषय क्षेत्र, लक्ष्य एवं आनुवांशिकता, राइट? तथा पर्यावरण, प्रत्यक्षीकरण का अर्थ एवं नियम, राइट? ये पूरा क्या है, हमारा फर्स्ट यूनिट है मनोविज्ञान का, जिसमें हम अर्थ की बात करेंगे। बेसिकली ये एक बेसिक साइकोलॉजी की बात करता है, ठीक है? ये साइकोलॉजी के मतलब अर्थ की बात करता है, राइट? ये यहां तक पूरा है, जिसमें हम एनवायरनमेंट की भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, ये पहला हमारा यूनिट है। आप इसमें देख सकते हैं कि मीनिंग, मेथड, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड गोल्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड लॉ ऑफ परसेप्शन, ये हमारा पहला यूनिट है। एक इकाई है, आपको पहले मॉड्यूल में इतना कवर करना है, ओके? अच्छा, दूसरे इकाई की बात करें। जो दूसरी इकाई है, वो क्या है? वो यहां से शुरू होता है, सेकंड यूनिट। ये है अधिगम,
स्मृति एवं विस्मरण, ये हमारा सेकंड यूनिट जिसमें हम लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की बात करेंगे। ये है लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, ये हमारा सेकंड यूनिट है, सेकंड मॉड्यूल है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो टॉपिक्स है, आयोग ने क्या किया है, लाइक बस टॉपिक का नाम लिख दिया हुआ है। ठीक है, उससे बिना सेग्रीगेट किए मैं आपको ये टॉपिक सेग्रीगेट करके बता रहा हूँ, अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला यूनिट हुआ मनोविज्ञान का, जिसमें हम मनोविज्ञान के अर्थ की बात करेंगे और ये बेसिक साइकोलॉजी की बात करता है। दूसरा यूनिट है अधिगम, स्मृति एवं विस्मरण, यानी कि लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और तीसरा जो यूनिट है वो है इंटेलिजेंस एंड असेसमेंट बेसिकली। ठीक है, ये क्या है, इंटेलिजेंस एंड असेसमेंट, ये है आपका तीसरा यूनिट। थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ये थर्ड यूनिट है। ओके, ऑल्सो साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करता है, ये हमारा तीसरा इकाई है। ओके, अच्छा हिंदी में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये कहाँ गया, ओके ठीक है, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की प्रकृति एवं सिद्धांत, यहां से शुरू होता है। यह है हमारा थर्ड इकाई, थर्ड मॉड्यूल। इसमें मनोविज्ञान का आकलन, अभिप्रेरणा एवं, ठीक है, मनोविज्ञान का आकलन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसकी हम बात करेंगे। ये तीन टॉपिक है आपके थर्ड मॉड्यूल में। और अगर हम फोर्थ मॉड्यूल की बात करें, फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन, अगर इसको हम शुरू करें तो यहां से शुरू होता है हमारा फोर्थ मॉड्यूल, मोटिवेशन। ये है फोर्थ, जिसमें हम मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्राइटेरिया ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर। ओके, इसके बाद लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट। ओके, हिंदी में अगर आप देखें तो यहां पे ये है अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, ये है हमारा फोर्थ यूनिट। अभिप्रेरित व्यवहार की कसौटी, भाषा का विकास, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं प्रकार, राइट, ये है हमारा फोर्थ। ठीक है, जिसमें अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व, इसको भी डाल दिया गया है बीच में, इसको भी बीच में डाल दिया गया, जबकि ये भी क्या है, फोर्थ यूनिट का पार्ट है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये तीसरे का पार्ट है, ये तीसरे का पार्ट है, इसको बीच में डाल दिया गया है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो पांचवा है, पांचवा है प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी, प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। ओके, आप यहां देख सकते हैं समकालीन समाज की समस्याएं, ये है हमारा पांचवा यूनिट, जिसके अंदर आप मादक द्रव्य व्यसन यानी कि ड्रग्स वगैरह की बात करेंगे, एडिक्शन की बात करेंगे। ठीक है, बाल अपराध की बात करेंगे, तनाव और स्वास्थ्य की बात करेंगे। ये है हमारे 5 यूनिट्स। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको खिचड़ी जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस चीज को मैंने अलग अलग करके नीचे समझाया है, आपको प्रोवाइड भी किया है अलग अलग करके, तो वहां से आप समझ सकते हैं। एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ये है 5 यूनिट, 5 इकाइयां या 5 मॉड्यूल साइकोलॉजी के। ठीक है, तो जो पहला इकाई है, जो पहला मॉड्यूल है, यह है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत की बात करता है। इस इकाई में आपको साइकोलॉजी समझना है कि एक्चुअली साइकोलॉजी के हम यहाँ पे थियरीज की बात करेंगे, जो इसके मूल सिद्धांत उसकी बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का मीनिंग क्या है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। मैं आपको हिंदी में ही बताता हूं। साइकोलॉजी का अर्थ यानी मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम कहते हैं साइकोलॉजी, वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, तो ये रहा साइकोलॉजी का बेसिक मतलब, उसकी बेसिक मीनिंग। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, लोगों के मन और उनके बिहेवियर को समझना है। मन और व्यवहार, एक्चुअली मन और व्यवहार, मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं मनोविज्ञान। ओके, इसके अलावा मैं आपको यह बता दूं कि साइकोलॉजी हमें पढ़ना क्यों है, या साइकोलॉजी जो भी पढ़ते हैं उनके लक्ष्य क्या है, उनके गोल्स क्या हैं, क्यों साइकोलॉजी हमें पढ़ना चाहिए। तो साइकोलॉजी के 4 मेन गोल्स हैं।
इसके 4 मुख्य क्या है उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य वो है डिस्क्राइब, ये है डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना। लेकिन किसका वर्णन? वर्णन ये कि लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, लोगों का बर्ताव कैसा है, इस चीज का वर्णन करना। इसका वर्णन कौन करता है? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस चीज का वर्णन करते हैं। उनका ये पहला लक्ष्य है कि लोगों के बिहेव, लोग बिहेव कैसा कर रहे हैं उसका वर्णन करना। और दूसरा जो दूसरा लक्ष्य है वो क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, व्याख्या करना। ठीक है, लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं इसकी व्याख्या करना, इसे हम कहते हैं सेकंड गोल है। मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके 4 मुख्य लक्ष्य होते हैं। ओके, पहला लक्ष्य क्या है? वर्णन करना। किस चीज का वर्णन करना? लोग लोग कैसा बिहेव, कैसा बर्ताव कर रहे हैं इसका वर्णन करना। दूसरा लक्ष्य है एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करना, लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं इसकी व्याख्या करना। ठीक है, और जो तीसरा है यह है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगाना भविष्य का। ठीक है, मतलब क्या? ये फ्यूचर में कैसा बिहेव करेंगे, जो लोग हैं वो फ्यूचर में कैसा बर्ताव करेंगे, इसको प्रेडिक्ट करना, इसका अंदाजा लगाना। मतलब कि लोगों की जो पास्ट बिहेवियर है, उनके जो पास्ट एक्शन है, उसके आधार पर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। ये इनका तीसरा लक्ष्य होता है साइकोलॉजिस्ट का। और जो चौथा लक्ष्य है यह है चेंज यानी कि परिवर्तन। ये सबसे जरूरी है, ये चीज साइकोलॉजिस्ट की ये सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, ये चौथा। और एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आपके लिए भी ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, मतलब क्या कि उनका निगेटिव बिहेवियर, लोगों का निगेटिव बिहेवियर, उनका जो नकारात्मक व्यवहार है उसको पॉजिटिव तरीके से कैसे बदले, ये साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है? सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आप ऐसे समझिए कि आप किसी एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आप किसी इलाके में पोस्टेड हैं और उस इलाके के लोग का बिहेवियर नेगेटिव है। मतलब कि वो खुले में शौच कर रहे हैं, है ना, ये खुले में शौच कर रहे हैं, या वो हेल्थ कैंपेन को अपने इलाके में जारी नहीं होने देते या सुचारू रूप से चलने नहीं देते हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके इस नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बदलना एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। और यही कारण है आपके सिलेबस में साइकोलॉजी भी डाला गया है। और साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है एमए लेवल के, वो इस चीज के लिए एलिजिबल है। हालांकि उन स्टूडेंट्स के लिए तो साइकोलॉजी बहुत आसान है जो जो साइकोलॉजी के ग्रेजुएट या मास्टर्स हैं, बट बाकी स्टूडेंट्स का क्या? तो उन स्टूडेंट्स को ये लेक्चर के बाद में काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी कि आपको क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो ये रहे हमारे 4 लक्ष्य साइकोलॉजी के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, मैं अपने हर एक वर्ड पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूं ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स है, न्यू मतलब जिन्होंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, उनको भी समझ में आए। ओके, आई नो साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स का स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि आपका ही सब्जेक्ट है, बट बाकी लोग के लिए भी ये आसान हो जाए, इस वजह से मैं थोड़ा स्लो हूं। ओके, अब हम ये समझते हैं कि बेसिक साइकोलॉजी जो है इसका स्कोप और गोल क्या है। गोल तो हमने समझ लिया, ठीक है, इसका लक्ष्य तो हमने समझ लिया। अब इसका स्कोप भी समझते हैं। इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, लक्ष्य मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है कंपोनेंट? ये है डिटरमिनेंट्स यानी कि निर्धारक। निर्धारक, ओके। जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसे 2 निर्धारक हैं। ठीक है, हमारा बिहेवियर जो होता है वो 2 चीजों से तय होता है। हमारा बिहेवियर 2 चीजों से तय होता है। वो 2 चीजें हैं क्या? वो 2 चीजें हैं, पहला हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट यानी कि अनुवांशिकता और पर्यावरण, और दूसरा है परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि दृष्टिकोण। इन 2 चीजों की वजह से हमारा जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, वो बदलता है या तय करता है। ये 2 चीजें हमारे व्यवहार को तय करती है। ओके, जैसे कि क्या कोई बीमारी जेनेटिक से आई है या उसके आसपास का माहौल से, ये किस तरीके से बीमारी आई है, ये हम पढ़ेंगे
हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में, है ना। और एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, एक डॉक्टर समझता है कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं, जो आनुवांशिक बीमारियां हैं, उनको ठीक तो नहीं किया जा सकता दवाई देकर, राइट, लेकिन उनको अवेयरनेस फैलाकर उन्हें ठीक किया जा सकता है, जागरूकता फैलाकर उन्हें ठीक किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्राइबल लोग हो, जो आदिवासी जनजातियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने समुदाय में ही, ऐसे बहुत सी जनजातियां हैं, वो अपने समुदाय में ही शादी करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एक जेनेटिक बीमारी हो जाती है जिसे आप कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है, उनकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती है खून की, वो सिकल सेल, एक हंसिए के आकार की बन जाती है, ठीक है, ऐसा हंसिए के आकार के बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। अब इसको दवाई देकर ठीक तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जागरूकता फैलाकर इन्हें ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक जरूरी है एक एचईओ के लिए समझना, ठीक है। दूसरा है परसेप्शन। लोग हेल्थ रिस्क को कैसे समझते हैं, जैसे कि गांव में अगर लोग कोविड वैक्सीन को खतरनाक मानते हैं, ये एक नेगेटिव परसेप्शन है, एक नेगेटिव दृष्टिकोण है, तो वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और यहां पे एक एचयू का काम क्या होता है, इस दृष्टिकोण को, इस नेगेटिव दृष्टिकोण को बदलना, पॉजिटिव में लेके आना, ताकि वो वैक्सीन लगवाएं, राइट। तो इस टॉपिक में हम परसेप्शंस की बात करेंगे, परसेप्शंस के अलग अलग सिद्धांतों की बात करेंगे। क्लियर है। तो ये रहा हमारा पूरा मॉड्यूल 1, ठीक है। मॉड्यूल 1 में हमने क्या देखा, इसका स्कोप एंड गोल क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, और इसके निर्धारक तत्व क्या है, कि हमारा व्यवहार, हमारा जो बिहेवियर है वो किन तत्वों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड मॉड्यूल की बात करते हैं, जो है लर्निंग एंड मेमोरी। लर्निंग एंड मेमोरी यानी कि सीखना और स्मृति। इसके अलावा लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग भी है यहां पे। फॉरगेटिंग यानी कि भूलना। इसमें क्या पढ़ेंगे वो समझते हैं। लर्निंग यानी कि सीख, आप किस तरीके से सीखते हैं, इसके कुछ सिद्धांत हैं। उसके कुछ सिद्धांत है। जो पहला सिद्धांत है, जो पहला प्रिंसिपल है, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एक थियरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ये क्या है, इसे आप कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं, इसमें लिखा है, हाँ, शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं, ये थियरी क्या बता रही है कि किसी दो चीजों को आपस में जोड़ लेना, ठीक है। ये थियरी कहती है कि किसी दो चीजों को आपस में जोड़ लेना। इसका एग्जाम्पल आप समझते हैं, अगर किसी बच्चे को पहली बार हॉस्पिटल में इंजेक्शन से दर्द हुआ, आप किसी बच्चे को पहली बार हॉस्पिटल में लेके गए और उसको इंजेक्शन लगा, तो उस इंजेक्शन से उसको दर्द हुआ, तो अगली बार जब भी वो किसी सफेद कोट वाले को दिखेगा, तो वो पहले ही डर जाएगा, है ना, पहले डर जाएगा वो। तो इसी थियरी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, राइट। यहां पे दर्द और सफेद कोट वाला दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इन लोगों को जोड़कर बच्चे ने एक अपना क्या बना लिया है, एक सीख बना ली है, और इसी तरीके की सीख को तोड़ना है। तो इसी प्रकार के सिद्धांत आपको इसमें पढ़ने हैं। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, राइट, ओके। और दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट थियरी। इसे आप कहते हैं नैमित्तिक अनुबंध। ये भी एक थियरी है, एक सिद्धांत है। ये किसकी बात करता है, यह है रिवॉर्ड या सबसे या सजा के माध्यम से सिखाना, ठीक है। किसी को रिवॉर्ड देना या पुरस्कार या सजा के माध्यम से सीखने को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल थियरी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर सरकार आशा वर्कर को हर एक इंस्टीट्यूशनल यानी कि हर एक हॉस्पिटल में डिलीवरी को, ठीक है, हर एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर इंसेंटिव देती है, उनको अगर उनको एक्स्ट्रा पैसे देती है, उनको पुरस्कार देती है, तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे, राइट। अगर जो भी आशा वर्कर है, उनको अगर वो जितनी भी सक्सेसफुल डिलीवरी कर रही हैं, उन पे अगर उनको रिवार्ड दिया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, तो वो और मेहनत करेंगे ताकि उनको और रिवॉर्ड मिले। तो इसे हम कहते हैं सजा या पुरस्कार के माध्यम से सीखना। सजा मतलब क्या, अगर जो भी सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है, या जो डिलीवरी नहीं हुई, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं हुई, ठीक है, उस गांव में, उस गांव का, तो उसके बेसिस पे उनको इंसेंटिव ना मिले या उनकी इंसेंटिव काट ली जाए, इसे कहते हैं सजा। तो वो क्या करेंगी,
अपने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वो और अच्छे से सीखेंगी। इस सिद्धांत को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेंट थियरी। नेक्स्ट, इसी में मेमोरी एंड फॉरगेटिंग भी है, ठीक है, स्मृति और विस्मरण। यहां पे आपको दो प्रकार की मेमोरी सीखनी है, एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब अल्पकालिक, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि दीर्घकालिक मेमोरी। ओके, इसके अलावा अगला है फॉरगेटिंग यानी विस्मरण। अच्छा, इसमें क्या समझना है, लोग इसमें ये समझना है कि जो लोग हैं वो सेहत की बातों को भूल क्यों जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें खुले में शौच नहीं करना है, या वो क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें साफ सफाई हमारे आसपास रखनी है। क्योंकि समय के साथ साथ यादें धुंधली हो जाती हैं। समय के साथ साथ यादें क्या हो जाती हैं, डीके होती, धुंधली हो जाती हैं। ओके, या नई और गलत इंफॉर्मेशन उनके पुराने और सही इंफॉर्मेशन पे हावी हो जाता है, उनको दबा देती है, ठीक है। इस वजह से लोग भूल जाते हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां पे एज एन एचईओ आपका एक्शन क्या होगा, आपका एक्शन होगा कि लगातार आप इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के तरीके से, यानी कि पोस्टर, रैलीज और अनाउंसमेंट के माध्यम से जो जरूरी और ये सही चीजें हैं आप बाकी लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें भूलने ना दें, राइट। तो यहां पे एक एचईओ का काम है, ठीक है, लोगों के इस परसेप्शन को, इस फॉरगेटिंग वाली दृष्टिकोण को समझना, और कुछ थियरीज हम यहां पे पढ़ेंगे। ये रहा हमारा सेकेंड मॉड्यूल। नाउ वी कम टू द थर्ड मॉड्यूल व्हिच इज इंटेलिजेंस एंड असेसमेंट, यानी कि बुद्धि और मूल्यांकन। ओके, यहां पे हमें बुद्धि और मूल्यांकन की बात करनी है। ओके, सो देखिए, इंटेलिजेंस, यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस के थियरीज, सिद्धांत पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी कि उसके मापन का हम उपकरण देखेंगे, और साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनकी जांच, है ना, मानसिक स्वास्थ्य की जांच के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस समझते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, सिर्फ मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर क्या है ये नए एनवायरमेंट में ढलने और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत है, इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, ठीक है। नए वातावरण में ढलना और नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। और यही एक जीवन जीने की कला भी है। आपने सुना है कि जीवन जीने की कला आनी चाहिए, तो हम इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला, कि आप नए वातावरण में आप ढल जाएं और अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाए, राइट। तो यह है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, हमें इसके बारे में पढ़ना है, बुद्धि की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। ओके, अगला है थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, अच्छा, इसमें हम एक और एग्जांपल अगर समझे, यहां पे देखिए, सबका जो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है। कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कोई थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, राइट। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जो मैसेज आपको शहरों में, शहरी इलाकों में अगर आप मैसेजेस पहुंचाओगे, तो आप जो मैसेज इंग्लिश में रैलीज के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप मैसेज पहुंचा सकते हो, वो मैसेज गांव में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए गांवों में नाटक नुक्कड़ के माध्यम से, है ना, अनाउंसमेंट के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, संदेशों को हम पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों इलाकों का जो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है, क्लियर है, वो अलग अलग है। इसलिए दोनों इलाकों का जो मैसेजेस होंगे वो अलग अलग होंगे, राइट। तो हमें इस यूनिट में इस चीज के बारे में पढ़ना है। दूसरा है थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है, यहां पे हम कुछ थियरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आबादी में संज्ञानात्मक अंतर को समझेंगे, है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल, ये भी यहाँ पे सूट करता है जो मैंने आपको बताया, शहर और गांव के एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें हम कुछ थियरीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या थियरीज है। अगला है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन। देखो, लोगों की क्या नेचर है, उनकी क्या समझ है, उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, क्या स्तर है उनके बुद्धिमानी का, इसको हम नापेंगे कैसे, इसको नापेंगे हम इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के माध्यम से, यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के माध्यम से। लोगों की मानसिक क्षमताओं को हम यहाँ पे नापते हैं। कैसे नापते हैं,
इसका कोई एक डायरेक्ट टेस्ट तो नहीं होता है कि आप लोगों के पास जाएं, आप उनका टेस्ट कर लें। लेकिन जब कम्युनिटी में जब मेंटल हेल्थ कैंप लगते हैं, जब जब आप हेल्थ एक कैंप लगाते हो, तो वहां पे लोग आते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं, उस बेसिस पर ही क्या करते हैं, असेसमेंट किया जाता है कि किन इलाकों में किस लेवल का मेंटल ये है, इंटेलिजेंस है। जैसे कि कुछ इलाके वो बहुत ज्यादा रूरल है ना, ग्रामीण इलाके हैं, तो वहां का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस थोड़ा सा अलग होगा। जो लेवल थोड़ा टाउन टाइप में आते हैं, वहां पे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस थोड़ा अलग है। तो इसके आधार पर उस प्रकार के मैसेजेस को बनाना और उनको भेजना, राइट, इसमें हेल्प करता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसके अलावा अगला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, ये इन्हीं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के माध्यम से इनका टेस्ट किया जाता है, ताकि उनकी प्रॉब्लम को हम समझें, उनकी मानसिक स्थिति और उनके मानसिक स्वास्थ्य को हम समझें, है ना। ये समझें कि उनका एंजाइटी लेवल क्या है, डिप्रेशन क्या है। ठीक है, तो अगर किसी इलाके में बहुत ज्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो एंग्जियस हैं, मतलब जो तनाव में रहते हैं, या जिनको मानसिक जो ये डिप्रेशन का शिकार हैं, तो ऐसे इलाकों में एज एन हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर आपका काम क्या होगा, वहां पे ये भी मैसेज इंक्लूड करना कि जो मानसिक इसमें मानसिक तनाव को और डिप्रेशन को भी दूर करें। उनको आप बताएं कि भाई मानसिक तनाव और डिप्रेशन भी एक प्रकार की बीमारी है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि तांत्रिक के पास। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा होगा कि इस इलाके में ज्यादातर लोग क्या हैं, मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हैं, या उनको स्ट्रेस है, तनाव है, तो ही आप उस इलाकों में मेंटल हेल्थ कैंप आप लागू कर पाओगे या चला पाओगे। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ये रहा हमारा ये थर्ड मॉड्यूल, दैट इज इंटेलिजेंस एंड असेसमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ मॉड्यूल पर, दैट इज मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, यानी कि अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। ये है अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व। ये एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये क्या है वो, देखिए, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन वो ड्राइव है, वो शक्ति है जो किसी इंसान को बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, ये एक अभिप्रेरणा है, मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्ट पेशेंट है, हृदय रोग का एक मरीज है, तो उसको पता है कि भाई अगर मैं तनाव ज्यादा लूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी, तो वो मजबूर हो जाता है कि मुझे अपनी बीमारी का हल चाहिए। तो वो क्या करने लगेगा, वो एक्सरसाइज करेगा, है ना, वो प्राणायाम करेगा, योग करेगा, ताकि कम कुछ तो उनकी बीमारी कम हो। इसे कहते हैं मोटिवेशन, है ना, ड्राइव टू सीक हेल्थ सॉल्यूशंस। ओके, समाधान खोजने की प्रेरणा को हम कहते हैं मोटिवेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ मोटिवेशन थ्योरीज कवर करेंगे। ठीक है, और आपके लिए बहुत जरूरी है लोगों को मोटिवेट करना, ताकि वो डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा नहीं कि भाई किसी को कैंसर हो गया है, कोई हार्ट का पेशेंट हो गया, तो अब जिंदगी खत्म, ऐसा उनके मन में ना आना चाहिए। नहीं तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, वो मान के बैठ जाएंगे कि अब तो मैं मरने वाला हूँ। इसलिए उनको मोटिवेट करना जरूरी है कि भाई आप जाओ, इसका इलाज संभव है, आप हॉस्पिटल में जाओ, राइट, दैट इज मोटिवेशन। ओके, नेक्स्ट है पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व, दैट इज व्यक्तित्व। देखिए, पर्सनालिटी हर एक इंसान की अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ थियरीज पढ़ने होंगे। हर इंसान की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। वो क्या है, जैसे कोई टाइप ए और टाइप बी टाइप की पर्सनालिटी का पर्सन है। मतलब ये समझिए कि जो टाइप ए पर्सनालिटी वाला इंसान है, वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है। ठीक है, वो हमेशा जल्दबाजी में रहेगा, हमेशा वो तनाव में रहेगा। ठीक है, उसका ऐसा नेचर होता है। लेकिन जो टाइप बी पर्सनालिटी वाला पर्सन है, इंसान है, वो हमेशा शांत रहता है ना, वो हमेशा शांत रहता है। तो इनको, टाइप बी पर्सनालिटी वाले लोगों को हार्ट वगैरह की जो बीमारियां होती है वो जल्दी नहीं होती, लेकिन टाइप ए वाले को जल्दी हो जाती है। तो एज एन एचओ आपको ये समझना जरूरी है कि आपके सामने जो पर्सन खड़ा है वो किस पर्सनालिटी का है, टाइप ए का है कि टाइप बी का है। आप उसे उसी तरीके से आप गाइड करोगे। ठीक है, आपका प्रायोरिटी किस टाइप के इंसान पे होगा। आपके पास 100 लोग आते हैं, ठीक है, 100 लोगों की एक भीड़ है। हालांकि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का डायरेक्ट रोल इस चीज में नहीं आता है, ये एक साइकोलॉजिस्ट का रोल है। तो ये मैं आपको साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी समझा रहा हूं, आपको इसमें पढ़ना क्या है।
ठीक है, 100 लोग आते हैं, 100 में से 30 लोग हैं टाइप ए की पर्सनालिटी के लोग और 20 हैं और 70 हैं टाइप बी पर्सनालिटी। तो आपका टारगेट क्या होगा? टाइप ए पर्सनालिटी के लोगों को पहले डील करना, क्योंकि वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दैट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव तरीका है चीजों को डील करने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का। अगर आपको अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपको सिर्फ तमिल आती है, आपको यूपी के किसी गांव में पोस्टिंग आपको मिल जाए, आप ना उनकी भाषा समझ पाओगे, वो ना आपकी भाषा समझ पाएंगे, तो आप कितना भी मैसेजेस क्यों ना दो, आप उनको कितना भी क्यों ना समझाओ, ये यूजलेस है। ठीक है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जरूरी है, ये बहुत क्रूशियल है एक हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए, राइट? ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होता है बीसीसी। बीसीसी वो टीका वाला नहीं, ये है बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज। ठीक है, ये आप तभी कर पाओगे जब आप के अंदर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, जब आप उस लैंग्वेज को समझ पाओ, राइट? ये रहा हमारा मॉड्यूल 4 यानी कि चौथा मॉड्यूल, और अब हम 5वें पर आते हैं, विच इज द लास्ट, है ना, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ये है। ठीक है, ओके। देखिए, आज एक मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है, एक कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो प्योरली साइकोलॉजिकल हैं, जो पूरी तरीके से क्या है, मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसे आप मॉडर्न साइको सोशल हेल्थ क्राइसिस कहते हो। सब जैसे कि हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है ड्रग एडिक्शन, यानी कि व्यसन, मादक द्रव्य का व्यसन। जैसे कि लोग ड्रग कंज्यूम करते हैं, ये एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ड्रग अब्यूज से हालांकि एक फिजिकल, आपको बहुत लंबे समय के बाद एक फिजिकल प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन उससे ज्यादा ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन, है ना, रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो जो ड्रग या शराब या इन ऐसे जो मरीज होते हैं, इनको फिजिकल, इनको बीमारी, उनको शारीरिक बीमारी से ज्यादा इनको मानसिक बीमारियां होती हैं, तो इन्हें पुनर्वास की सुविधा दी जाती है। तो आपको वो समझना कि किस इलाके में कितने ज्यादा लोग इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से ग्रसित हैं, उस लेवल पर आपको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, ड्रग एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। वयस्कों या वृद्धों के कुछ अलग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनका एक मेंटल लेवल अलग होता है, जिसे आप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ कहते हैं, यानी कि वृद्धों का मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अब डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जो जो वयस्क या वृद्ध लोग हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उनको समझाने के लिए कि आप डॉक्टर के पास जाओ। मानसिक बीमारी भी एक प्रकार की बीमारी है, आपको बाबा या ओझा या तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है ना, ये समझाना जरूरी है। एंड द थर्ड इज स्ट्रेस एंड हेल्थ, यानी कि तनाव और स्वास्थ्य। ये क्या है? आज की जो फास्ट पेस जिंदगी है, इसमें जो स्ट्रेस है वो सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को वीकन करता है। अगर आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हो, तो आपका जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो जाती है। लोगों को ये समझाना जरूरी है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में। और लास्ट है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि बाल अपराध। बच्चे क्राइम क्यों करते हैं, वो क्राइम की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, इसके रूट कॉज को समझना, इसके कारण को समझना, है ना। घर के माहौल और साइकोलॉजी, बेसिकली जो हमारे घर का माहौल होता है, ठीक है, और जो साइकोलॉजी होती है, उसका भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी कि बाल अपराध पर। तो ये समझना जरूरी है, राइट? ये समझेंगे तभी आप उस समाज के बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे कि क्राइम छोड़ो और एक पॉजिटिव लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, है ना। तो ये रहा हमारा 5वां मॉड्यूल। तो इतनी चीजों को आपको पढ़ना है, और ये पूरी की पूरी चीजें आपको हेल्थ पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ना कि कोर साइकोलॉजी की तरीके से। और मैंने कोशिश किया कि आपको मैं ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, मैं उसको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, और इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजी को आपको 5 यूनिट में तोड़ना है। वो 5 यूनिट क्या क्या है, मैंने ये आपको बता दिया है, ठीक है, जो कि एक अनऑर्गेनाइज तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है। तो आप पहले इस यूनिट को समझिए, उसके बाद आप इस टॉपिक पर आप जंप करिए। और मेरे लिए भी आसान होगा, जब भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा,
तो ऐसा ना हो कि नोट्स तो मैंने आपको दे दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर शुरू कहाँ से करें, इसमें पढ़े क्या, इसको किस तरीके से तैयार करें। तो अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो नोट समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा आज का सेशन, और अगर आपको ये सेशन, ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे कि मैं आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू काम करते रहूँ। और आपको अगर कुछ भी डाउट या डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने पिन कमेंट में अपने टेलीग्राम का लिंक और अपने व्हाट्सएप का नंबर डाल दिया है। आपको जो भी डाउट एंड डिफ़िकल्टी होती है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने